Hello, good morning. Now I am teaching about life process. This is the first chapter of 10th class in both CBSE curriculum or BSAB curriculum. Hindu knowing students और English knowing students. आज हम लोग 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसको हिंदी में जय और परक्रम कहते हैं. The life process is one of the most important process for our life, for all living organisms. Without life process, we can't maintain, we can't repair, we can't fulfill our requirement of our life. So we know what is life process, why it is important for us. Before it, we must know about molecular movement. As we know, as we have seen in earlier class, कि लिविंग्स के लिए उसके बॉडी के अंदर एक ऑर्डर्ड है. जैसे सेल्स है, सेल्स के ग्रुप को टिश्यूज़ कह रहे हैं, टिश्यूज़ के ग्रुप से मिलकर और ऑर्गेन्स और उससे मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है जिसके ज़रिए वो अपने बॉडी के और अपने समाज के टोटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहा है. तो सबसे पहले तो हमको ये जानना चाहिए कि व्हाट इज़ लिविंग एंड व्हाट इज़ नॉन लिविंग थिंग्स. जब हम लोग किसी जानवर को चलते देखते हैं, किसी इंसान को चलते देखते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म को सोते देखते हैं, तो हम ये फैसला करते हैं कि ये एनिमेट है, ये लिविंग्स है. और जब कोई मूवमेंट नहीं देखते, उसके अंदर रिस्पायरेशन नहीं देखते, उसके अंदर स्पीकिंग नहीं देखते, बॉडी एक्टिविटीज़ नहीं देखते, तो हम ये समझते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स है. जब वो आदमी सो जाएगा, जब वो कुत्ता दौड़ना बंद कर देगा, जब एक बच्चा खेलना छोड़ देगा, जब एक टीचर टीचिंग करना छोड़ देगा, वो सो जाएगा, तो फिर आप कैसे फील करेंगे कि लिविंग्स है या नॉन लिविंग्स है? आप फील करेंगे, आप देखेंगे इसका रिस्पायरेशन हो रहा है कि नहीं, इसके बॉडी के अंदर कुछ और ऐसी चेंजेस है कि हो रहा है कि नहीं. इन चीज़ों की बुनियाद पर आधार पे आप ये फैसला करते हैं कि ये लिविंग्स है या नॉन लिविंग्स है. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग को जानने के लिए है वो ऐसी चीज़ है जो इनविजिबल है, जो नज़र नहीं आता है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ लाइफ, दैट इज़ मोलिक्यूलर मूवमेंट. तो लाइफ प्रोसेस पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा समझ लें मोलिक्यूलर मूवमेंट क्या है. मोलिक्यूलर मूवमेंट आणविक गति. आणविक गति एक ह्यूमन बींग्स के लिए, एक ऑर्गेनाइजम्स के लिए, एक लिविंग्स के लिए जीने के लिए उसके बॉडी के अंदर कुछ गति होती रहती है जो इनविजिबल है, जिसको हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन ये गति जो है एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, एक ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है. जैसे खाना हम लोग खाते देखते हैं, लेकिन अंदर डाइजेशन कैसे हो रहा है हम नहीं देखते. रिस्पायरेशन, सांस कोई लेता है, सांस कोई छोड़ता है, ब्रीदिंग जो करता है वो तो हम देखते हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद ऑक्सीजन कैसे ऑक्सीडेशन कर रहा है, कैसे हम एनर्जी गेन कर रहे हैं, ये हम नहीं देखते. हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कैसे डाइजेशन हो रहा है, स्टोमक के अंदर कैसे डाइजेशन हो रहा है, इसे हम नहीं देखते. ये सब जो है मोलिक्यूलर एक्टिविटीज़ है. जब तक एक आदमी के अंदर मोलिक्यूलर एक्टिविटीज़ होता रहता वो लाइव रहता है. जब उसके अंदर ये मोलिक्यूलर एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाता है तो वो लाइव नहीं रहता, वो अपने आप को सेफ नहीं रख पाता. उसकी बॉडी में जो रिपेयरिंग हो रहा है, उसकी बॉडी का जो मेंटेनेंस है, इट इज़ डिपेंड ऑन मोलिक्यूलर मूवमेंट. एक आदमी इन्वायरमेंट के अंदर रहता है तो बहुत सारी चीज़ लॉस होती है. उसके बाल झड़ते हैं, आँख से कुछ चीज़ें निकलती है, नाक से कुछ निकलती है, यूरिन के रूप में यूरिन से कुछ निकलती है, टूल्स निकलते हैं. इससे बॉडी का बहुत सारा लॉस होता है. इस लॉस को जो है मोलिक्यूलर मूवमेंट जो मेंटेन करते रहता है, और जब तक ये हमारे बॉडी के अंदर होता रहता है हम लोग जीवित रहते हैं. सिंस ऑल दिस स्ट्रक्चर एक्टिविटी इन आवर बॉडी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. दे मस्ट मूव मोलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम. हर वक्त हमारे बॉडी के अंदर मोलिक्यूल्स का अगर मूवमेंट हो रहा है
तो हमें अलाइव है, नहीं तो नहीं लाइव। तो ये जानना होगा कि मोलिक्यूलर मूवमेंट क्या है। ऑल द एक्टिविटीज दैट इज टू मच इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, दैट इज इनविजिबल इज मोलिक्यूलर मूवमेंट। इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग हायर इंटर में पढ़ेंगे। 10th क्लास के लिए इतना काफ़ी है। Now we discuss about life process. Life process is one of the vital factor for life. Without life process, we can't fulfill, we can't maintain, we can't repair our body requirements. If we want, we become healthy, then it is too much important factors. वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव परक्रम कहलाता है। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव परक्रम कहलाता है। जैव परक्रम कहलाता है। all those activities by that all the process required for maintaining all the process required for maintaining this complex living organisms are known as life process. All the process required for maintaining these complex living organisms are known as life process. हमारे बॉडी के लिए तमाम वो क्रियाएं जिसके द्वारा हम अपने बॉडी का मेंटेनेंस कर पाते हैं, अनुरक्षण कर पाते हैं, उसको हम लोग जैव परक्रम कहते हैं। जैव परक्रम जो है इसके द्वारा हम अपने बॉडी के सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। जैसे आप अभी बोर्ड के ऊपर देखेंगे कि जैव परक्रम जो है उसमें हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन सा वर्क होता है उसको हम लोग लेंगे। हम लोग जानेंगे कि लाइफ प्रोसेस जो है, लाइफ प्रोसेस को अगर हम चाहें तो कितने सब पार्ट में बांट सकते हैं इजीली। अगर चाहें तो इसको इजीली 4 सब पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं। We can be divided life process in 4 sub parts. 4 सब पार्ट्स। ऐसे तो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कई सब पार्ट्स है, जैसे न्यूट्रिशन है, रिस्पायरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन है, और ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मूवमेंट है। लेकिन स्पेशली वी कैन बी डिवाइडेड द लाइफ प्रोसेस in 4 subparts: nutrition, respiration, transportation and excretion. Nutrition, respiration, transportation, nutrition, excretion mainly
हम लोग लाइफ प्रोसेस को 4 सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, न्यूट्रिशन में, रिस्पायरेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, एक्सक्रीशन में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमको अपने एक्टिविटीज़ करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, खेलने के लिए, चलने के लिए, अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एनर्जी जो हमको मिलता है वो सिर्फ न्यूट्रिशन के द्वारा नहीं मिलता। न्यूट्रिशन के द्वारा जो भी न्यूट्रिएंट्स हम लोग रिटेन करते हैं वो हमारे सेल्स तक तो पहुंच जाता है, लेकिन एनर्जी मिलने के लिए न्यूट्रिशन के बाद जो ज़रूरत है रिस्पायरेशन का। जब रिस्पायरेशन हमारे बॉडी की सेल्स के अंदर पहुंचता है, जहां पहले से हमारा ग्लूकोज मौजूद है, किसके द्वारा? न्यूट्रिशन के द्वारा। न्यूट्रिशन को हमने रिटेन किया, प्राप्त जो किया, इसने जाके हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज बनाया, तमाम सेल्स तक ग्लूकोज पहुंचा दिया। अब रिस्पायरेशन के द्वारा जब ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो ऑक्सीजन को जाके, ऑक्सीजन जो है वहाँ ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करता है, उसको ऑक्सीकृत करता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। यानी एनर्जी प्राप्त करने के लिए न्यूट्रिशन काफ़ी नहीं है, न्यूट्रिशन जो है मोहताज है रिस्पायरेशन का। जब दोनों ये काम हो जाएगा तब हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी मिलेगी। उसी टाइप से हमको न्यूट्रिशन मिल गया, रिस्पायरेशन मिल गया, एनर्जी मिल गया। कुछ जो कार्बन डाइऑक्साइड है और कुछ अनयूज्ड वाटर है वो तो हमारे पसीने के ज़रिए और रिस्पायरेशन के द्वारा निकल जाता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो वेस्ट आइटम्स इन आवर बॉडी है उसके निकालने के लिए यूरिन ज़रूरी है, उसके निकालने के लिए टोल्स ज़रूरी है, उसके लिए एक्सक्रीशन भी बहुत ज़रूरी है, ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से जब इनको हम देखेंगे, ये सब चीज़ें जब हमारे बॉडी के अंदर होगी तब हमारी जैविक प्रोसेस जो है वो अफेक्टेड होगी और नहीं तो अफेक्टेड नहीं होगी। इसमें से कोई भी प्रोसेस अफेक्टेड हुआ तो वही हम लोग बीमार हैं, वी हैव ए लॉट नंबर ऑफ डिजीजेस। हाँ, अगर न्यूट्रिशन सही अफेक्टेड है या रिस्पायरेशन सही नहीं हो रहा, जैसे कि कोरोना इज़ द वेरी सिंपल एग्जाम्पल फॉर रिस्पायरेशन, उसी टाइप से ट्रांसपोर्टेशन अगर सही नहीं है तो आपके बॉडी का सारा सिस्टम अफेक्टेड हो जाएगा। तो ऑल दोज प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनिज्म्स, फॉर कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तमाम वो क्रियाएं जिसके द्वारा हम लोग जो हैं, तमाम वो क्रियाएं जिसके द्वारा हम अपने तमाम बॉडी की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, उसको हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले अगर हम न्यूट्रिशन को नहीं पढ़ते हैं तो लाइफ प्रोसेस का समझना मुश्किल होगा। ये एक प्रोसेस है, इसमें सबसे पहले हमें न्यूट्रिशन जानना होगा। न्यूट्रिशन जानने के बाद ही हम लाइफ प्रोसेस के स्टेप्स को रेगुलरली आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं तो हमारे रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होंगे। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन जिसको हम लोग पोषण भी कहते हैं, वह विधि जिसके द्वारा भोज्य पदार्थ, जिसके द्वारा पोषक पदार्थ को ग्रहण कर इसका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, बोर्ड पे हमारे सामने, इसमें आप देख सकते हैं कि खाने के लिए कितनी सारी चीज़ें हैं। वेजिटेबल्स है, ड्राई फ्रूट्स है, बहुत से सीरियल्स हैं, पाइनएप्पल है। ये सारी चीज़ें जो है हमारे पोषक पदार्थ को, हमारे बॉडी के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स है कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की, प्रोटीन्स की, मिनरल्स की, उसको मेंटेन करती है। अगर ये सब चीज़ें हम ले रहे हैं तो बैलेंस डाइट है,
नहीं तो हमारे पास बैलेंस डाइट नहीं है। तो इनको एक आदमी खा रहा है और उपयोग नहीं कर पा रहा, खा रहा है लेकिन उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, तो वेस्ट हो जाएगा। ये सारे विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स मिसयूज हो जाएंगे। तो खाना कमाल नहीं है, पचाना कमाल है। खाना कमाल नहीं है, पचाना कमाल। इसी के लिए यहाँ बहुत अच्छा बताया कि वह विधि जिसके द्वारा पोषक पदार्थ को ग्रहण कर इसका उपयोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, पोषण कहते हैं। द प्रोसेस a living organisms retain nutrients and use it is known as nutrition. The process by that a living organisms retain nutrients and use it is known as nutrition. Command है use it. If you don't use it, it is waste. If you use it, that is nutrition. So nutrition, two types. There are two types of nutrition. दो तरह का न्यूट्रिशन होता है, एक जो स्वपोषी होता है जिसको लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, और एक परपोषी होता है जिसको लोग हेटेरोट्रॉप्स न्यूट्रिशन कहते हैं। कॉमनली जितने ग्रीन प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया है, उसमें स्वपोषण होता है, ऑटोट्रॉप्स होता है। न्यूट्रिशन को दो भाग में हम बांट सकते हैं, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। इसको स्वपोषी और इसको परपोषी कहेंगे। ऑटोट्रॉप्स में आमतौर पे ग्रीन प्लांट और बैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉप्स पे ऑल एनिमल्स, फंजाई, को देखा जा सकता है। ऑटोट्रॉप्स ऐसा विधि जिस विधि के द्वारा खुद से अपना भोजन हम संश्लेषित कर सकते हैं। द प्रोसेस बाय दैट एक ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज इट्स फूड बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। जो अपने भोजन को स्वयं संश्लेषित करता है, जो अपने भोजन को स्वयं संश्लेषित करता है, उसे हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं एक डायग्राम, वेरी इंटरेस्टेड। सनफ्लावर का प्लांट है, साथ में सनफ्लावर भी है। सनफ्लावर जो अपना भोजन बनाता है उसके लिए चार चीज, और ऑल दोज प्लांट्स दैट इज ग्रीन, ऑल बैक्टीरिया जो अपना भोजन बनाता है ऑटोसेल्फ के जरिए, ऑटोट्रॉप्स के द्वारा, उसमें चार चीजों को यूज करता है। चार चीजों को यूज करता है, सनलाइट को यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है, वाटर को यूज करता है, और क्लोरोफिल को यूज करता है। चार चीज के जरिए वो अपना भोजन बनाता है। अगर चार चीज में एक चीज भी कम जाएगा तो वो अपना भोजन नहीं बना सकता। सनलाइट जरूरी है ऑटोट्रॉप्स के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है ऑटोट्रॉप्स के लिए, और वाटर जरूरी है ऑटोट्रॉप्स के लिए, और क्लोरोफिल, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में इसका डिटेल्स पढ़ेंगे। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑटोट्रॉप्स, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी बस ये जान ले ऑटोट्रॉप्स किसे कहते हैं।
जिस विधि के द्वारा जीव अपना पोषण स्वयं संश्लेषित करे, स्वयं संश्लेषित करे, सो पोषण कहलाता है। यानी अपने भोजन बनाने के लिए ये किसी पर डिपेंड नहीं है, खुद से संश्लेषित कर रहा है, खुद से कुछ चीज़ों के द्वारा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सूरज की रोशनी है, जल है, क्लोरोफिल है, इन चीज़ों के द्वारा खुद से ये अपना भोजन पेड़ के अंदर ही, पौधे के अंदर ही, पत्ते के अंदर खुद से कैसे तैयार करता है, इसको डिटेल्स में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन जिस विधि के द्वारा जीव अपना पोषण स्वयं संश्लेषित करता है, सो पोषण कहलाता है, सो पोषण कहलाता है। द ऑर्गेनिज्म दैट कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड the organism that can synthesize their food by itself, by their self भी कर सकते हैं, its food by itself is known as autotrophs. Autotrophs. The organism that can synthesize, जो स्वयं संश्लेषित कर से, its food by itself, खुद के द्वारा अपना भोजन खुद से वो बना लेता है, is known as autotrophs, is known as autotrophs. जैसे इसमें आपका ये एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट एंड बैक्टीरिया, इसका एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट एंड बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉप्स में आप ये समझ सकते हैं, ये कंसेप्ट डाल सकते हैं कि हेट्रोट्रॉप्स में टोटल वो जीव हैं, जैसे जितने जानवर आ गए, खुद ह्यूमन बीइंग्स यानी खुद इंसान भी उसमें आ गया, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने भोजन के लिए ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड है, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने, जैसे दूध हम लेते हैं गाय से, लेकिन गाय क्या खाती है, घास खाती है, हरे पत्ते खाते हैं, चोकर खाते हैं, तो गाय ये सारी चीजें खाती है, उसके बाद हमें दूध देती है, तो इनडायरेक्टली दूध जो हमें मिला हरे पत्ते के द्वारा मिला, हरे घास के द्वारा मिला। एक आदमी डायरेक्ट साग खा रहा है, फल खा रहा है, आम खा रहा है, तो डायरेक्ट गेहूं खा रहा है, चावल खा रहा है, फूड्स के रूप में, लंच के रूप में, डिनर के रूप में, तो ये सारा अंदाज जो खाने का है, ये जो है हेट्रोट्रॉप्स के अंदर आता है। हाँ, द ऑर्गेनिज्म दैट कांट सिंथेसाइज देयर own food, that cannot synthesize their own food are known as heterotrophs. हेट्रोट्रॉप्स ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाते, ऐसे जीव जो अपना भोजन
स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाते, स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाते हेटेरोट्रॉपिक्स, परपोषी कहलाते हैं। परपोषी कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, फंजाई, ईटीसी। फॉर एग्जाम्पल्स एनिमल्स, फंजाई, ईटीसी। The organism that cannot synthesize their own food are known as heterotrophs. ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाते हैं परपोषी कहलाते हैं। जिराफ, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं अपने इस बोर्ड्स के ऊपर कि ये जिराफ है जो एक जानवर है और ये पत्ते खा रहा है एक ट्री का। पीछे भी प्लांट्स है, आगे भी प्लांट्स है, नीचे घास है। तो ये अपने भोजन के लिए पौधे पर डिपेंड है, ये अपने भोजन के लिए सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। तो इसको हम लोग परपोषी कह सकते हैं। परपोषी 3 टाइप्स होता है, जिसको हम लोग आगे होलोजोइक, पैरासाइट, है ना, ये सब जो है आगे डिटेल से नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे। आज कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, उसको आप लोग नोट कर लीजिए और उसको बनाने की कोशिश कीजिए। आज जो हम लोगों ने क्लास किया है इसमें 4 बातों की पढ़ाई हम लोगों ने की है। सबसे पहले तो हम लोगों ने जाना कि मोलिक्यूलर मूवमेंट क्या है। मोलिक्यूलर मूवमेंट क्या है, वो विजिबल है या इनविजिबल है, वो हम लोग के लिए ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। सबसे पहला तो हम लोगों ने ये जाना व्हाट इज़ मोलिक्यूलर मूवमेंट। What is molecular movement? दूसरा क्वेश्चन, what is life process? What is life process and its type and its subtype? तीसरा, what is nutrition? What is nutrition? And its type. ये 4 क्वेश्चन पर बेस्ड आज का हम लोग का टीचिंग रहा। इन चारों क्वेश्चनों को हम लोग चाहें तो कंप्लीट कर सकते हैं आज के टीचिंग के दौरान। कुछ बायोलॉजिकल व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप, 3 क्वेश्चन हमने आपको दिया है। तो ये 3 क्वेश्चन पर डिपेंडेंट रहा। आज का फंडा जो है बायोलॉजिकल फंडा कि हाउ टू टेक बाथ, हमें कैसे नहाना है। एक बहुत मशहूर कहावत है हमारे हिंदुस्तान के अंदर कि पैर हो गरम अब पेट हो नरम, सर हो ठंडा तो डॉक्टर को मारो डंडा। पैर हो गरम, पेट हो नरम, सर हो ठंडा तो डॉक्टर को मारो डंडा। यानी अगर आप ये फील कीजिए कि आपका सर ठंडा है, पेट सॉफ्ट है, यानी पेट में गैस नहीं है, कॉन्स्टिपेशन नहीं है, और आपका टेम्परेचर नॉर्मल है तो सर ठंडा रहेगा, और पैर गर्म है तो आप समझिए हेल्दी है। अगर ये साइन नहीं है तो आप समझिए हेल्दी नहीं है। तो इसको मेंटेन करने के लिए कैसे नहाना है, जब नहाना है तो पहले हाथ धोना है, कुल्ला करना है, नाक में पानी डालना है, और सबसे पहले सर पे पानी डालना, पहले पैर नहीं धोना। आमतौर पर गलती होती है, हम लोग पैर को इतना धो लेते हैं कि इसकी पूरी गर्मी सर पर चढ़ जाती है। अब 20 बाल्टा से भी आप नहाएंगे आप फ्रेश नहीं होंगे, इसलिए पहले सर पे पानी डालें, कंधा पे डालें, उस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ जाएं तो सर ठंडा होगा, पैर गर्म होगा। इट्स मीन यू आर हेल्दी। ओके, हैव ए गुड डे।